हेलो दोस्तों, जैसा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है उसी लेवल पर एसएससी के पैटर्न पर क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। और ये देख सकते हैं उष्मा से संबंधित चैप्टर है, आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे उष्मा प्रदान करते हैं, उष्मा का विवरण करते हैं, वायु के शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। देखिए कुछ डिटेल्स में दिए हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि कपड़े के वायुगत में वायु भरी रहती है जो उष्मा का कुचालक होता है, अतः कपड़े बाहर की ठंडक भीतर नहीं आने देते तथा शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते और इस प्रकार कपड़े हमें गर्म रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? पहला, आपके पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। उनके 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 पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, इसलिए डी नंबर हो जाएगा। ये फिर डिटेल में दिया है, काले वस्त्र की अपेक्षा श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं क्योंकि श्वेत वस्त्र प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं जबकि काले वस्त्र प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इस कारण से श्वेत वस्त्र शीतल तथा काले वस्त्र गर्म होते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? पहला, चालन, दूसरा द्रवन, तीसरा विकिरण तथा चौथा सूर्य ताप। इसका क्वेश्चन हो जाएगा सी। एक मिनट दोस्तों, कुछ दिक्कतें हो गई हैं। इसका क्वेश्चन हो जाएगा सी, विकिरण। डिटेल कुछ दिया है, यहाँ देख लेते हैं। बादल की उपस्थिति में पृथ्वी द्वारा विकृत उष्मा ऊपर न जाकर बादल व पृथ्वी के बीच ही बनी रहती है जिससे रात गर्म रहती है, जबकि निर्मल रात में पृथ्वी द्वारा विकृत उष्मा ऊपर चली जाती है जिसके कारण निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। तो चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? फर्स्ट, उष्मा की अच्छी परावर्तक, उष्मा की गैर अवशोषक, उष्मा की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी विकिरक, उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। इसका क्वेश्चन जाएगा डी, उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक का क्वेश्चन हो जाएगा डी। का कुछ आइए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव से हल्की होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, सरलता से प्राप्त की जा सकती, आप अवस्था को आसानी से नहीं बदल सकते। इसका क्वेश्चन हो जाएगा दो, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, गैस जो है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, इसका क्वेश्चन हो जाएगा दो। यहाँ कुछ डिटेल दिए है, उष्मा दिए जाने पर गैस की द्रवों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रसार होता है, इसलिए गैस तापमापी अधिक सुग्राही होता है तथा द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या परिवर्तित होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुक्रमिक वृद्धि होगी, अनुक्रमिक कमी आएगी, बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। इसका क्वेश्चन हो जाएगा डी, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। कुछ डिटेल दिया, पढ़ लेते हैं। अधिक द्रवों को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच विपरीत होता है। यदि पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी लेकर गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन घटता है, वो घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करने पर उसका व्यवहार समान द्रवों की भांति होती है। ये हो गया। अब सातवां क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा, एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उनका द्रव्यमान एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया। इनमें से सबसे धीमी गति कौन सा ठंडा होगा? पहला गोलाकार तस्तरी, दूसरा घन, तीसरा गोला, सब एक बराबर गति से ठंडे होंगे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी,
गोला। प्रश्नानुसार गोला का अर्थ तस्तरी एवं घन के अपेक्षा गोला सबसे अधिक धीमी गति से ठंडा होगा, क्योंकि तस्तरी का रेखीय प्रसार गुणांक घन का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और घन के आयतन प्रसार गुणांक में 1:2:3 के संबंध होता है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी पारद, ऑप्शन नंबर सी ईथर, ऑप्शन नंबर डी पानी। बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी पारद सब सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक हो जाएगा, पारद। ऑप्शन नंबर बी। डिटेल कुछ दिया पढ़ लेते हैं। पारद और एल्कोहल एक समान प्रसार होता है, लेकिन एल्कोहल में प्रति डिग्री प्रसार अधिक होती है, इसलिए एल्कोहल पारद की अपेक्षा ऊष्मा के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। लेकिन पारद एक धातु होने के कारण एल्कोहल की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा का संचार करता है। इस प्रकार पारद एल्कोहल की अपेक्षा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुँचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी तापमान बढ़ने पर घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी सभी तापमान एक समान रहता है, ऑप्शन नंबर डी तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता है। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। डिटेल कुछ पढ़ लेते हैं इसका। कृष्णिका का तापमान बढ़ने पर विकिरण उच्चतम अवस्था तक होगा, लेकिन उसकी तरंगदैर्घ्य घट जाती है। तापमान घटता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऑटोमोबाइल मोटर का ऑटोमोबाइल मान जाते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए बर्नौली नियम, ऑप्शन नंबर बी पोसियस सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी पास्कल नियम, ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पास्कल नियम। डिटेल है कुछ पढ़ लेते हैं इसका। पास्कल के नियमों के अनुसार ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों का कार्य कारण होता है। इसी नियम पर हाइड्रोलिक प्रेस व हाइड्रोलिक लिफ्ट भी आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। पर्वत पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए अति कठोर हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी ये सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को प्रवर्तित कर देती है, ऑप्शन नंबर सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, ऑप्शन नंबर बी इसमें संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें संलग्न की ऊष्मा उच्च हो जाती है। इसका डिटेल देख लेते हैं। पर्वत पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ में पिघलने का कारण इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा का उच्च होना है। पर्वत के कलश की गुप्त ऊष्मा का मान 60 किलोग्राम प्रति ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी जलवाष्प, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल वाष्प। इसका डिटेल देख लेते हैं। जल वाष्प द्वारा सूर्य तपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड परिवेशी सूर्य ताप के लिए पारदर्शी तथा पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मा के लिए वो पारदर्शक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। ताप की एक अच्छी अवशोषक तथा अच्छी प्रावर्तक, ताप की खराब, ऑप्शन नंबर ए ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी प्रावर्तक, ऑप्शन नंबर बी ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी प्रावर्तक, ऑप्शन नंबर सी ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब प्रावर्तक, ऑप्शन नंबर डी ताप की खराब अवशोषक तथा खराब प्रावर्तक। इसका उत्तर दीजिए आप लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताप की खराब अवशोषक
तथा अच्छी प्रावर्तक। ये देख लेते हैं 13 का डिटेल दिया है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी प्रावर्तक करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती। अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए अभिक्रिया के ताप। ऑप्शन नंबर बी उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर। ऑप्शन नंबर डी चाहे अभिक्रिया स्थिर ताप पर की गई तथा स्थिर आयतन पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। इसका डिटेल देख लेते हैं। अभिक्रिया उष्मा अभिक्रिया के ताप पर अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति तथा स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर निर्भर करती है, जबकि अभिक्रिया उष्मा उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है निर्भर नहीं करती। अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाली उष्मा अभिकारकों और उत्पादों में भौतिक स्थिति निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। जब बंद थैली में रखे वक्त खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है, तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं। ऑप्शन नंबर ए थैली को भाप के ताप से फटने से बचाने के लिए। ताप को छेद द्वारा खाद्य पदार्थ में प्रवेश करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म तरंग को छेद के द्वारा खाद्य पदार्थ में प्रवेश करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी खाद्य पदार्थ के सुगंध को छेद के द्वारा बाहर आने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थैली को भाप के ताप से फटने से बचाने के लिए। डिटेल पढ़ लेते हैं इसका। थैली को भाप के ताप से फटने से बचाने के लिए सूक्ष्म तरंग में तापित करने से पहले उसमें छेद करते हैं। ताप के प्रभाव से थैली के अंदर भाप का दाब बढ़ता है, जिससे थैली फटने की खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसके क्या पर। ऑप्शन नंबर ए सूर्य की दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी त्रिज्या पर। ऑप्शन नंबर सी घनत्व पर। ऑप्शन नंबर डी पृष्ठीय ताप पर। इसका आंसर हो जाएगा 16 के टी पृष्ठीय ताप पर। ऑप्शन नंबर डी किसी नक्षत्र का उसकी सतह के ताप पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नोक्त में किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए कांच। ऑप्शन नंबर बी तांबा। ऑप्शन नंबर सी सीसा और ऑप्शन नंबर डी जल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल। उस विशिष्ट उष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या 41.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है, जो अन्य विकल्पों की तुलना में सर्वाधिक है। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए इनमें से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए न्यून उष्मा चालकता। ऑप्शन नंबर बी न्यून वैद्युत चालकता। ऑप्शन नंबर सी अधिक विशिष्ट उष्मा। ऑप्शन नंबर डी अधिक उष्मा चालकता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिक विशिष्ट उष्मा। डिटेल पढ़ देते हैं। इसका डिटेल है किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए उसकी विशिष्ट उष्मा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 19 भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जब पानी फैलता है पानी की पाइपों के संकुचन के कारण। ऑप्शन नंबर सी उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। ऑप्शन नंबर डी सभी संयुक्त प्रभाव से। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि पानी जमने पर फैलता है जिससे पाइप फट जाती है। इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं। ठंडे देशों में सर्दी के मौसम में तापमान जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो पानी जमने लगता है और पानी जमने पर उसके आयतन में प्रसार होती है। बंद पाइपों में प्रसार के लिए पर्याप्त स्थान न होने के कारण पानी पाइप पर अत्यधिक दबाव डालता है, परिणाम स्वरूप पाइप फट जाती है। ये सब क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, जिससे अभी ग्रुप डी में ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं जिसका अभी बाकी है वो
पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडलीय के तापमान से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी, पंपिंग प्रक्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होती है। इसका डिटेल देख लेते हैं। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, जबकि ग्रीष्मकाल में भूगर्भीय जल की अपेक्षा वायुमंडलीय का तापमान अधिक होता है और पानी ठंडा होता है। ठंडे देशों में क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ठंडे देशों में शीतकाल झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर। ऑप्शन नंबर 1 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। का डिटेल देख लेते हैं। ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में जब वातावरण का तापमान गिरते गिरते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तब झीलें और तालाब में पानी की ऊपरी सतह तो बर्फ पिघल जाती है, जबकि निचली परतें 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के रूप में रहती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किलोवाट घंटा 1 यूनिट है ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी शक्ति का, ऑप्शन नंबर सी बल का, या ऑप्शन नंबर डी संवेग का। तो इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्जा। किलोवाट घंटा 1 यूनिट है ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा एक इकाई है। किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगा जूल। मानव शरीर का साधारण तापमान होता है। ऑप्शन नंबर ए 40.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 98.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 82.4 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? देखते हैं कि अधिकतर जो है 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसीलिए 36 पॉइंट ऑप्शन बी हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 24, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें होता है या होती है एक द्विधातु पट्टी, ऑप्शन नंबर बी पारद तापमापी, ऑप्शन नंबर सी चालू बंद स्विच, ऑप्शन नंबर डी फ्यूज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए एक द्विधातु पट्टी। क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का डिटेल पढ़ लेते हैं। थर्मोस्टेट में प्रयुक्त धातु पट्टी जिसे बाइमेटालिक स्ट्रिप बोलते हैं इंग्लिश में। धातु पट्टी का प्रयोग तापमान में होने वाले किसी भी बदलाव को यांत्रिक विस्थापन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो धातु पट्टी में सामान्यतः स्टील तथा कॉपर धातुओं की दो विभिन्न पट्टियाँ होती है जो आपस में जुड़ी रहती है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। एक तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही रहता है, इसका तो सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर ए 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री, और ऑप्शन नंबर सी -34 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी -140 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही रहता है, -40 डिग्री। ये देखिए निकलने का रूपांतरण के सूत्र है। फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस पैमानों के मध्य रूपांतरण के सूत्र है F बराबर 4 9/5 गुना C + 32 से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं।
क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय होते हैं। इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। इसके न्यून तापमान रोगाणु जम जाते हैं। ये खाद्य पदार्थ को रोगाणु हरित कर देते हैं। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया है, 2009 का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय होते हैं। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इसके लिए न्यून तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस मतलब 37 डिग्री फ़ारेनहाइट से 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच निर्धारित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया जिससे ऑप्शन नंबर कीटाणु मर जाते हैं, ऑप्शन नंबर कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। या कीटाणुओं को कार्य क्षमता रुक जाती है या कीटाणुओं की प्लाज्मा बन जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। क्वेश्चन 28 देखते हैं। न्यून तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अतिचालक, ऑप्शन नंबर बी केल्विन का प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी ताप विद्युत प्रभाव या ऑप्शन नंबर डी रुद्धोष्म विचुंबकन। आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रुद्धोष्म विचुंबकन। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग करता है? रुद्धोष्म विचुंबकन। इसका डिटेल देख लेते हैं। रुद्धोष्म विचुंबकन विधि परम शून्य ताप की प्राप्ति की दिशा में विशेष महत्वपूर्ण है। इस विधि में के तहत विशिष्ट पदार्थों में विचुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर उनका तापमान कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। थर्म किसका यूनिट है? ऑप्शन नंबर ए शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी उष्मा का, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का या ऑप्शन नंबर डी दूरी का। आप लोग आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्मा का। थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का। थर्म इसका प्रतीक है THM। उसमें ऊर्जा का गैर एसआई मात्रक है। ये 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में समतुल्य है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए गर्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है या ऑप्शन नंबर सी बदलता नहीं है या ऑप्शन नंबर डी दबाव के अनुसार घट या बढ़ जाता है। लोग आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल्स है। भौतिकी में किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन। किसी तरल पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, जो कि द्रव्यमान नियत है तथा आयतन में वृद्धि हो रही है, अतः तरल पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान डैश में पानी की स्थापित कर देता है। इसका आंसर इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए घनत्व, ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट गुरुत्व, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान या ऑप्शन नंबर डी आयतन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयतन। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। क्वेश्चन 32 देखते हैं। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है। यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए 2 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर सी 25 डिग्री सेल्सियस पर या ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेल्सियस पर। आंसर कह सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर।
जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम ताप व घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण 16 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 16 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीरता करती है? ऑप्शन नंबर ए, भाप में कोई विशिष्ट उष्मा धारिता नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी, भाप में उस वाष्पन की कुछ उष्मा होती है। ऑप्शन नंबर सी, पानी में कोई विशिष्ट उष्मा धारिता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी, पानी में संलयन की कुछ उष्मा होती है। तो आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाप में वाष्पन की कुछ उष्मा होती है। पानी का क्वथनांक 16 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी ताप पर पानी का द्रव में गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, परंतु जल की इस अवस्था में परिवर्तन हेतु अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रति ग्राम जल को वाष्प में परिवर्तित करने हेतु 540 किलोरी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे वाष्पन की ऊष्मा के कारण ही समान तापमान होने के बावजूद वाष्प जल की अपेक्षा अधिक गंभीरता करती है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अधिक जलन किसमें पैदा होती है? ऑप्शन नंबर ए, उबलता हुआ पानी। ऑप्शन नंबर बी, गर्म पानी। ऑप्शन नंबर सी, भाप। ऑप्शन नंबर डी, पिघलती हुई प्लावी बर्फ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, भाप में सबसे अधिक जलन उष्मा होती है। आग से भी ज़्यादा भाप में अधिक उष्मा पैदा होती है, अधिक जलन करती है भाप। ऑप्शन नंबर सी, भाप से अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है। गुप्त उष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान के बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को वायु अंतरण क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, अभिवहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, संवहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, चालन कहते हैं या ऑप्शन नंबर डी, विकिरण कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिवहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से किसमें संवहन होती है? ऑप्शन नंबर ए, केवल ठोस और द्रवों में। ऑप्शन नंबर बी, केवल द्रवों और गैसों में। ऑप्शन नंबर सी, केवल गैसों और ठोसों में। ऑप्शन नंबर डी, ठोस द्रव तथा गैसों में। सही आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल द्रवों और गैसों में। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। किसी तरल पदार्थ अथवा गैस की स्वयं अणुओं के रूप हस्तांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली उष्मा संचार को संवहन कहते हैं। संवहन प्रक्रिया ठोसों में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर निम्न तापमान। ऑप्शन नंबर सी, घर्षण और टूट-फूट। ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टलों की वृद्धि। आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर बी, निम्न तापमान। ऑप्शन नंबर सी, घर्षण और टूट-फूट। ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टलों की वृद्धि। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न तापमान। डिटेल देख लेते हैं। क्रायोजेनिक का तात्पर्य निम्न तापमान से अति निम्न तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस को क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं तथा अति निम्न तापमान पर प्रणोदकों ईंधन का उपयोग करने वाले इंजन का क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। इसमें प्रणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः अधिक ऊंचाई तथा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यानों तथा प्रक्षेपण यानों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं।
बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मरकरी तापमापी, ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ऑप्शन नंबर सी ताप विद्युत तापमापी, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा ताप विद्युत उच्च तापमापी। देख लेते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग किया जाता है। द्रव तापमापी द्वारा 30 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक, गैस तापमापी द्वारा 500 डिग्री सेल्सियस तक, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक, एक ताप विद्युत तापमापी द्वारा 200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है। क्वेश्चन 39 देख लेते हैं। गैस फ्लेम मतलब ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? ए ब्लू जोन, ऑप्शन बी नॉन ल्यूमिनस जोन, ऑप्शन सी ल्यूमिनस जोन, ऑप्शन डी डार्क जोन। इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन गैस फ्लेम को सबसे गर्म भाग होता है। इसका रंग नीला होता है। इस ज्वाला का सबसे बाहरी भाग क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती है तो उष्मा के संचरण को रोक सकती है। दो कमीजों के बीच वायु का परत सुचालक के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर सी दो कमीजों से वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर डी उष्मा का वितरण नहीं होता है। आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। वो कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर सी दो कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर सी। डिटेल देख लेते हैं। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती है क्योंकि दोनों कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी माध्यम के रूप में काम करती है। वायु उष्मा की उछालक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्चे मिट्टी के मकान ग्रीष्मकाल में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए कच्ची मिट्टी अच्छी चालक, ऑप्शन नंबर बी कच्ची मिट्टी बुरी चालक, ऑप्शन नंबर सी कच्ची मिट्टी कम उष्मारोधी, एंड ऑप्शन नंबर डी जल वाष्पन से गर्मियों को ठंडक और छिद्रों में जाने वाले धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी है कच्ची मिट्टी बुरी चालक। देख लेते हैं। कच्ची मिट्टी उष्मा की बुरी चालक है। गर्मियों के दिनों में इससे बनने वाले घर ठंडे रहते हैं कि बाहर का तापमान अंदर तापमान से अधिक होता है और मिट्टी उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होने देता है। इसी प्रकार जाड़े के कमरे का ताप बाहरी ताप से अधिक होता है जो बाहर